बच्चों, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सरफेस टेंशन। तो आप हेडिंग डालिए सरफेस टेंशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या है, पहले इस बात को समझा जाए। सरफेस टेंशन तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिक्विड की सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। लिक्विड की सरफेस में एक टेंशन होता है जिसकी वजह से वो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया अचीव करने की कोशिश करता है। अब सवाल ये आता है कि लिक्विड की सरफेस में वो टेंशन किस वजह से आया। तो उसके पीछे स्टोरी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो तरीके के फोर्स हम आगे पढ़ेंगे, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस। राइट। तो पहले आप सरफेस टेंशन के बारे में समझिए। सरफेस टेंशन लिक्विड की सरफेस पर लगने वाला फोर्स है जिसकी वजह से वो लिक्विड सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करके मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया अचीव करने की कोशिश करेगा। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अराइज होने के पीछे वजह क्या है, तो वो अभी हम बताएंगे, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस। तो आप पहले तो इसमें एक लाइन लिखें, सरफेस टेंशन इज ए फोर्स ऑन लिक्विड सरफेस। Surface tension is a force on liquid surface which is always directed along the tangent of surface, which is always directed along the tangent of surface, which is always directed along the tangent of surface. फुल स्टॉक वाले लिखें, it is tension of surface, it is tension of surface due to which free surface have tendency to contract. Free surface have a tendency to contract or to acquire a minimum possible surface area, ब्रैकेट में लिख लो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यानी बताओ, कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से वो लिक्विड सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। अगली लाइन लिखें, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज force per unit length. Surface tension is defined as force per unit length. तो ध्यान दीजिए, मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि मान लो ये एक लिक्विड का फिल्म है, ये मान लो एक लिक्विड सरफेस है, ऐसे यहां पूरे में ऐसे लिक्विड है, ऐसे पूरे में लिक्विड है, ये एक लिक्विड फिल्म है। तो अगर हम ये लिक्विड का एक फिल्म है, हमें इसमें सरफेस टेंशन देखना है। तो इसकी ये जो सरफेस है, ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी सरफेस के अलोंग एक फोर्स लग रहा है जिसे हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो हमें किसी भी पॉइंट पर सरफेस टेंशन देखना है तो हम देखो क्या करते हैं, मान लो हमने कहा हमें यहां देखना, तो हमने यहां पर एक इमेजिनरी लाइन, ऐसे मान लो एल लेंथ की हमने एक लाइन कंसीडर कर ली, एल लेंथ की। तो सरफेस टेंशन यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। तो देखो यहां का जो लिक्विड है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे एफ फोर्स। सिमिलरली इधर भी ऐसे फोर्स लग रहा होगा, एफ फोर्स। यानी हम कोई भी एक इमेजिनरी लाइन अगर कंसीडर कर लें तो उस इमेजिनरी लाइन पर इधर और इधर दोनों तरफ एफ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अच्छा तो इस लाइन पर फोर्स इधर के मॉलिक्यूल इधर खींच रहे हैं, इधर के मॉलिक्यूल इधर खींच रहे हैं, तो बताओ फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसे बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन।
और ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी, हर लिक्विड का अलग अलग होगा, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान देना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हमें किसी भी पॉइंट पर सरफेस टेंशन देखना है तो हम वहां पे एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करें, उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर दोनों तरफ जो फोर्स आएगा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा उसे हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन। तो ये ध्यान दें, ये मान लो एक लिक्विड का फिल्म था, ये एक लिक्विड का फिल्म था। अगर लिक्विड की जगह सोप फिल्म होता, ध्यान देना सोप फिल्म में और लिक्विड फिल्म में क्या फर्क होता है। सोप फिल्म में दो लेयर होती हैं, लिक्विड फिल्म में एक लेयर होगा। कहीं भी आगे ऐसे लिखा हो लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड लेयर, तो आप समझिए एक लेयर है। लेकिन अगर सोप बबल लिखा है, सोप फिल्म लगा है, तो आप तुरंत समझ जाइए टू लेयर्स होंगी। सोप में हमेशा टू लेयर होंगी, ठीक है। तो देखिए जरा, हम आपसे कहें यहां पर, जैसे मान लो हम आपसे ऐसे बोले हैं कि ये मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है और इसमें एक सोप फिल्म है। ये मान लो हमने एक सोप फिल्म यहां पर बना रखी है, ये मान लो पूरे में ऐसे ये सोप फिल्म है, ऐसे ऐसे ये सोप फिल्म है। तो ये सोप फिल्म है, तो आपको सामने से ये एक लेयर दिख रही है, इसके पीछे एक और नीचे लेयर है, सोप की दो लेयर होंगी। तो अगर हम तुमसे कहें कि यहां पर हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लें, मान लो ऐसे, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करी, तो पता है इस इमेजिनरी लाइन पर इसके परपेंडिकुलर इधर फोर्स लग रहा होगा टी इंटू एल, एफ फोर्स टी इंटू एल। ये तो एक लेयर में लग रहा है, एक और नीचे लेयर है उस पर भी बताओ ऐसे ही फोर्स लग रहा होगा टी इंटू एल, तो यहां लिखेंगे हम लोग टू टी एल। ऐसे बताओ इधर परपेंडिकुलर एक लेयर पर टी इंटू एल और दूसरी लेयर पर टू टी एल। यानी अगर सो फिल्म होगी तो सो फिल्म पर जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा, बताओ वो फोर्स अब टी इंटू एल नहीं होगा। देखो यहां पर जो फोर्स था वो टी इंटू एल था, ये जो फोर्स था वो टी इंटू एल था लिक्विड ड्रॉप में। लेकिन अगर सो फिल्म होगा तो वो फोर्स टी इंटू एल ना होके टू टी एल होगा, क्योंकि ये सामने एक लेयर है, इसके पीछे भी एक लेयर है, तो टी इंटू एल एक लेयर पे फोर्स है तो दूसरे वाली लेयर पे भी टी इंटू एल यानी टू टी एल हमारा फोर्स होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए कुछ बातें पहले यहां पर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन में लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, सरफेस टेंशन में पहला पॉइंट लिखें, सरफेस टेंशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड and is independent of and is independent of and is independent of area of surface and is independent of area of surface or length of line, area of surface or length of line, area of surface or length of line। इस लाइन की लेंथ से भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो तो फोर्स है पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। तुम 10 मीटर की लेंथ लिए 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो यूनिट लेंथ पे 2 न्यूटन पर मीटर। तुमने अगर 5 मीटर की ले ली तो 10 न्यूटन लगेगा, तब भी 2 न्यूटन पर मीटर। तो लेंथ कितनी भी तुम कंसीडर कर लो इमेजिनरी लेंथ, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन डिफाइन करा गया फोर्स ऑन यूनिट इमेजिनरी लेंथ। अगला पॉइंट लिखें, as temperature of liquid increases, as temperature of liquid increases, surface tension decreases, as temperature of liquid increases, surface tension decreases। टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज करता है। तीसरा पॉइंट लिखें, when impurities are added, when impurities are added
to the liquid, when impurities are added to the liquid, surface tension decreases. When impurities are added to the liquid, surface tension decreases. Right? आपसे कहा जाता है कि कोई लिक्विड की ड्रॉप स्फेरिकल शेप की ही क्यों होती है, तो इसकी वजह भी सरफेस टेंशन ही है. क्यों? फॉर गिवन वॉल्यूम मिनिमम एरिया स्फीयर का ही होता है, इसीलिए कोई भी लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप की होती है. तो उसमें एक पॉइंट और लिखें, स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि सरफेस टेंशन चाहता है कि वो लिक्विड मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया अचीव करे, क्योंकि सरफेस टेंशन चाहता है वो लिक्विड की लेयर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए. यानी अगर हम यहां से एक ब्लेड चला दें ऐसे, तो ये फिल्म इधर इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस फिल्म का सरफेस एरिया मिनिमम होने की कोशिश करेगा. तो मैंने बोला स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल इन शेप बिकॉज फॉर गिवन वॉल्यूम sphere has minimum surface area. राइट? इसीलिए कोई भी लिक्विड का ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप का ही होता है. तुमने देखा होगा मॉस्किटोज वाटर में तैरते रहते हैं, तो इसकी वजह भी सरफेस टेंशन है. लेकिन जब हम उसमें केरोसिन ऑयल डाल देते हैं तो वो मॉस्किटोज सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब वो वाटर में तैरते हैं, जब हम केरोसिन नहीं मिलाते हैं, तो सरफेस टेंशन ज्यादा होता है. उस सरफेस टेंशन की वजह से उन मॉस्किटोज पर जो ऊपर की तरफ फोर्स आता है वो उनके mg को बैलेंस कर लेता है और वो फ्लोट करते रहते हैं. लेकिन जब हम केरोसिन ऑयल डालते हैं तो सरफेस टेंशन कम कर देते हैं. वो सरफेस टेंशन अगर कम कर दिया तो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आया वो कम हो गया, mg ज्यादा हो गया, तो वो मॉस्किटोज सिंक कर जाते हैं. तो ये पॉइंट भी लिख लें. व्हेन मॉस्किटोज सिट ऑन वाटर सरफेस, their weight is balanced by surface tension. फुल स्टॉप हुआ लिखिए. when kerosene oil is added, surface tension decreases and mosquitoes sink in water. अब सवाल ये आ रहा है कि सर लिक्विड की सरफेस में जो टेंशन अराइज हुआ उसकी वजह क्या है, तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं उसकी वजह. देखिए जरा, जैसे हम आपसे कहें, यहां पर समझाते हैं जरा, सरफेस टेंशन अराइज होने के पीछे क्या वजह है, तो पहले हम इस बात को एक्सप्लेन कर दें. सरफेस टेंशन अराइज होने की वजह क्या है, इस बात को जरा समझते हैं. तो इसमें एक लाइन लिख लें पहले. सरफेस टेंशन अराइजेज ड्यू टू two kinds of intermolecular forces. पहला लिखेंगे कोहेसिव फोर्सेस. ये बताओ, अट्रैक्शन between molecules of same material या same liquid. दूसरा तो कह रहे हैं जो सरफेस टेंशन है वो अराइज होता है
ड्यू टू टू काइंड्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक है कोहेसिव फोर्स और एक है एडेसिव फोर्स। ध्यान दीजिए, एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स है फोर्स बिटवीन molecules of two different liquids और both forces, cohesive and adhesive, both forces are attractive in nature, and have a range of 10 to the power -9 meter or 10 एंगस्ट्रॉम। 10 टू द पावर -9 मीटर की रेंज के हैं या 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज के हैं। इस बात का मतलब जरा समझते हैं क्या होता है कि 10 एंगस्ट्रॉम रेंज या 10 टू द पावर -9 मीटर, इस बात का मतलब जरा समझिए। हम आपसे कहें कि मान लीजिए हम यहां एक कंटेनर में हमने मान लो लिक्विड, ऐसे मान लो वाटर भर लिया, ऐसे हमने वाटर भर लिया ऐसे, ठीक। हम आपको बताने जा रहे हैं कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस की वजह से ये जो लिक्विड की सरफेस है ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से अराइज होता है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से सरफेस में एक टेंशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड की सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ध्यान दो, अगर हम डीप इनसाइड एक पार्टिकल पकड़े, ये पार्टिकल मान लो इसको हमने नाम दिया ए पॉइंट, ठीक है, या पार्टिकल नंबर 1 बोल दें इसको। चलो, अगर हम पार्टिकल नंबर 1 को देखें जो डीप इनसाइड है, तो बताओ ये तो वाटर के अंदर का पार्टिकल है डीप, तो इसके सराउंडिंग में हर तरफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो ये वाटर का पार्टिकल वाटर के अदर पार्टिकल से ऐसे अट्रैक्ट हो रहा होगा हर पॉसिबल डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे। कितनी रेडियस के पार्टिकल? 10 टू द पावर -9 मीटर यानी 10 एंगस्ट्रॉम। ये एक स्फीयर मान लो, इस स्फीयर के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे इस सेंटर वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे और इसकी रेडियस हो जाएगी 10 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ इस पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। ये फोर्स इक्विलिब्रियम में, इस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। अगर हम एक पार्टिकल यहां पे सरफेस पे पकड़ें, यहां पे सरफेस पकड़ें, ध्यान देना, अगर हम एक पार्टिकल या सरफेस पे पकड़ें तो ये वाला पार्टिकल ये डिसाइड करता है कि सरफेस में सरफेस टेंशन आया। यहां से समझ में आएगा, देखना कैसे। ये वाला पार्टिकल जो सरफेस का है, यहां बताओ ऊपर एयर पार्टिकल होंगे, अगर वैक्यूम हुआ तो कुछ नहीं होगा, या फिर एयर पार्टिकल्स होंगे। अगर यहां एयर है तो एयर के पार्टिकल इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। जरा बताओ ये जो पार्टिकल है कहां का है? वाटर का। ऊपर अट्रैक्ट कौन कर रहा है? एयर पार्टिकल। किस रेंज में? 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज में। 10 एंगस्ट्रॉम की रेडियस में जो पार्टिकल होंगे वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ जरा ये कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स की एडेसिव फोर्स? एडेसिव फोर्स, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल और एयर पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है, डिफरेंट मटेरियल के बीच। और बताओ यहां जो वाटर पार्टिकल है वो इसको ऐसे 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 अट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ नीचे सराउंडिंग में वाटर पार्टिकल जो है वो ज्यादा है, तो उनका ये वाला फोर्स जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स आता है वो कम आता है। तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स किधर आता है? नीचे, ऐसे। और अगर इस पर नेट फोर्स नीचे आता है तो बताओ जो कोहेसिव फोर्स था वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वो ज्यादा था, और एयर पार्टिकल ने इस वाटर मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाया वो कम लगाया। तो ये वाटर पार्टिकल बताओ किधर जाने की कोशिश करेगा? नीचे।
तो ये जो लिक्विड की सरफेस है ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस पर नेट फोर्स किधर आ रहा है, नीचे, और इसी वजह से इसकी सरफेस में टेंशन क्रिएट हुआ जिसे हम नाम दे रहे हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन अराइज होने की वजह है कोहेसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस, जिसकी वजह से ये सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है क्योंकि इस पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो इस पार्टिकल के बारे में जरा आप एक लाइन लिख लीजिए, इस पार्टिकल के बारे में एक लाइन लिख लीजिए। लिखें मॉलिक्यूल्स एट सरफेस, इसके बारे में एक लाइन लिखें, इसको आप नाम दे दो मॉलिक्यूल नंबर 2। मॉलिक्यूल 2 एट सरफेस, मॉलिक्यूल 2 एट सरफेस interact with air molecules, interact with air molecule, इधर air molecule है, interact with air molecule from above, interact with air molecule from above and water molecule from below, and water molecule from below, and water molecule from below, right? फुल स्टॉक वाले लिखें नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एग्जिस्ट ऑन मॉलिक्यूल 2, एग्जिस्ट ऑन मॉलिक्यूल 2, एग्जिस्ट ऑन मॉलिक्यूल 2, फुल स्टॉक वाले लिखिए दिस फोर्स, दिस फोर्स ट्राई टू पुल द मॉलिक्यूल, दिस फोर्स ट्राई टू पुल द मॉलिक्यूल, ट्राई टू पुल द मॉलिक्यूल इनटू द लिक्विड, ट्राई टू पुल द मॉलिक्यूल इनटू द लिक्विड and surface tends to, and surface tends to contract, surface tends to contract and give rise, surface tends to contract and give rise, and give rise to surface tension, 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 राइट। तो यहीं से सरफेस में टेंशन क्रिएट हो गया, क्यों? क्योंकि ये कोहेसिव फोर्स ज्यादा था, एडेसिव फोर्स कम था, तो ये लिक्विड की सरफेस का ये पार्टिकल नेट फोर्स नीचे महसूस कर रहा है, तो ये सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से सरफेस में टेंशन अराइज हुआ, राइट। यानी सरफेस टेंशन के अराइज होने के पीछे वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। अब देखो एक पार्टिकल हम यहां पकड़ लें, यहां देखो ये पार्टिकल नंबर 3, इसे पार्टिकल नंबर 3 नाम देते हैं, ध्यान देना जरा। तो ये पार्टिकल नंबर 3 देखो, ये जो सॉलिड है, मान लो ये ग्लास का कंटेनर है और ये अंदर वाटर है, जो भी है, तो ये बताओ वाटर का मॉलिक्यूल और ये बताओ सॉलिड के कांटेक्ट में है, तो सॉलिड इसे अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम है एडेसिव फोर्स। और देखो इसके सराउंडिंग यहां जो वाटर मॉलिक्यूल है वो देखो ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, हर तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। तो बताओ इन सब का रिजल्ट, ये कोहेसिव फोर्स है, इनका रिजल्ट इधर आएगा ऐसे कोहेसिव। तो ये जो एरो थे ये बताओ वाटर मॉलिक्यूल के बीच, इस वाटर मॉलिक्यूल को 10⁻⁹ मीटर के स्फीयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे यहां वो सब अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो बताओ इनका रिजल्ट इधर आएगा जिसे बोलेंगे कोहेसिव। तो चाहो तो हम इसको कोहेसिव रिजल्ट बोल दें, आर लगा देना, कोहेसिव रिजल्टेंट। अब देखो अगर ऐसा हुआ, मैं पार्टिकल नंबर 3 की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये पार्टिकल नंबर 3 ये वाला, अगर एडेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव रिजल्ट हुआ, बताओ अगर ऐसा हो गया कि एडेसिव ज्यादा है कोहेसिव कम है, तो बताओ ये पार्टिकल नेट फोर्स इधर की तरफ फील करेगा, तो ये वाटर पार्टिकल इस ग्लास से स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, तो बताओ ये ग्लास को गीला कर देगा,
तो हम बोलते हैं लिक्विड वेट द सॉलिड। तो ये वो केस है जिसमें लिक्विड विल वेट द सॉलिड, ये सॉलिड को गीला कर देगा, क्योंकि एडेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव रिजल्टेंट कम है। तो ये बताओ नेट फोर्स इधर महसूस करेगा, तो ये पार्टिकल सॉलिड से आके स्टिक कर जाएगा। राइट। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कोहेसिव रिजल्टेंट, अच्छा इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है वाटर इन ग्लास। अगर हम ग्लास में वाटर भरते हैं तो बताओ ग्लास गीला हो जाता है, क्योंकि वाटर उससे चिपक जाता है, क्योंकि एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स कम होता है। तो जो पार्टिकल वाटर का ग्लास के कांटेक्ट में आता है उस पर कोहेसिव फोर्स कम लगता है, एडेसिव फोर्स ज्यादा लगता है, तो वो स्टिक कर जाता है। और अगर कोहेसिव का रिजल्ट ज्यादा एडेसिव कम, अगर बताओ ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ तो ये पार्टिकल ग्लास से दूर हट जाएगा, दूर हट जाएगा तो इससे चिपकेगा नहीं, तो इसको गीला नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, ये सॉलिड को गीला नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है मरकरी इन ग्लास कंटेनर, मरकरी इन ग्लास। अगर हम मरकरी को ग्लास में भरते हैं तो हम देखते हैं ये ग्लास को गीला नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मरकरी के पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मरकरी और ग्लास के बीच में एडेसिव फोर्स कम है। तो वो बताओ ग्लास से दूर हट जाएगा, स्टिक नहीं करेगा। राइट। कोई डाउट? आप समझिए जरा, आपने तभी आप देखते होंगे फेविकॉल वगैरह आप खरीदे होंगे तो उसमें लिखा रहता है स्ट्रॉन्ग एडेसिव, कि ये किसी के साथ स्ट्रांगली चिपक जाएगा। तो अगर किसी को चिपकाना है तो कोहेसिव ज्यादा रखना पड़ेगा कि एडेसिव? एडेसिव फोर्स ज्यादा। राइट। अब देखिए भाई, अब हम एक पार्टिकल यहां पकड़ने जा रहे हैं, ये पार्टिकल नंबर 4, ये पार्टिकल नंबर 4 जरा समझते हैं। ठीक है, तो कोने में एकदम ये डिसाइड करता है मेनिस्कस कि ये जो सरफेस है, ये बताओ अगर ये वाटर है, मरकरी है या और कोई भी लिक्विड है, अगर किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा या प्लेन मेनिस्कस होगा। ये डिसाइड हम इसी पार्टिकल से करेंगे, 4 नंबर के पार्टिकल से। तो जरा समझिएगा, पहले से नोट कर लीजिए, मैं इसे रब करूंगा। अब देखिए जरा, अब मैं मेनिस्कस देखने जा रहा हूं तो इस पार्टिकल से बात करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम आपसे ऐसे कहें कि ये कंटेनर था, हम मेनिस्कस देखना चाह रहे हैं कि जो फ्री सरफेस है वो कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा। ये 4 नंबर का पार्टिकल, ध्यान देना। ठीक, हम 4 नंबर के पार्टिकल से बात करने चले, तो ध्यान दीजिए ये सॉलिड है, ये 4 नंबर का पार्टिकल है। इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। इधर लग रहा होगा एडेसिव, कोहेसिव फोर्स देखो जरा, यहां के लिक्विड पार्टिकल ऐसे, इधर के पार्टिकल ऐसे, इधर पार्टिकल ऐसे, ऐसे लग रहा होगा कोहेसिव, यहां तक ऐसे। तो इन सब का जो रिजल्ट होगा वो इधर की तरफ आएगा कोहेसिव रिजल्ट, इधर की तरफ आएगा कोहेसिव रिजल्टेंट। ठीक, तो ध्यान देना, मैं यहीं से समझाऊंगा।
तो अगर ऐसा है कि इस पार्टिकल पर इधर लग रहा है एडेसिव, इधर लग रहा है कोहेसिव रिजल्ट, ये दो फोर्स हो गए, ठीक। तो चलो बताओ, अगर हम कहते हैं कि इनमें से एडेसिव ज्यादा है, कौन ज्यादा है, एडेसिव, अगर एडेसिव ज्यादा है और कोहेसिव रिजल्ट कम है, अगर ऐसा हो गया तो देखो भाई, अगर ये बड़ा फोर्स ये छोटा फोर्स, इनका जो रिजल्ट आएगा दोनों का नेट फोर्स, वो बताओ बाहर की तरफ इधर आएगा, इसके पास आएगा, इससे दूर आएगा, तो ये होगा एफ नेट, ये होगा नेट फोर्स। और हम आपको बता दें, जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी जो मेनिस्कस होता है वो हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बताओ भाई, ये अगर नेट फोर्स है तो जो मेनिस्कस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर देखो, हम अगर यहां मेनिस्कस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। तो पता तुमको, अगर हम यहां पर मेनिस्कस देखें तो ये मेनिस्कस ऐसे होगा, ऐसे, ये उस पॉइंट पर मेनिस्कस पर ये टेंजेंट है, ये जो डॉट 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 हमने बनाया है, ये इसको मैं लिख दे रहा हूं यार, टेंजेंट, टेंजेंट एट मेनिस्कस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई किसी भी पॉइंट पर मेनिस्कस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी पॉइंट पर मेनिस्कस को रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट। तो बताओ, ये हमारा टेंजेंट है और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये है नेट फोर्स, यानी पता ये पूरा एंगल 90 होगा, फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नेट फोर्स, ठीक। अच्छा देखो, यहां लिक्विड ऐसे भरा होगा पूरे में, ऐसे ये लिक्विड भरा होगा, ये हमारा मेनिस्कस आ गया, ऐसे लिक्विड भरा होगा, ऐसे। तो ये मेनिस्कस देखो कैसा आ रहा है, ये मेनिस्कस देखो यहां पिचका हुआ है या फूला होता है, कॉनकेव, ऊपर से देखने पर ये आ गया कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। यानी एक बात दिमाग में डालो, जब भी एडेसिव कोहेसिव रिजल्टेंट से ज्यादा होगा, मेनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव, कॉनकेव मेनिस्कस। अच्छा, इसका कॉनकेव मेनिस्कस, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है वाटर इन ग्लास कंटेनर, वाटर इन ग्लास कंटेनर, वाटर इन ग्लास कंटेनर। वाटर को जब हम ग्लास में भरते हैं तो मेनिस्कस कौन क्यों बनता है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो मेनिस्कस बना है, इस मेनिस्कस का अगर हम बात करें रेडियस, तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा मेनिस्कस का। तो अगर हम यहां से सेंटर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे ज्वाइन करें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये देखो, एक पॉइंट हम यहां ले लें, जिसे बोलते हैं 1 पॉइंट, एक पॉइंट हम यहां 2 ले लें, तो 1 पॉइंट कॉनकेव साइड है और 2 पॉइंट कॉन्वेक्स साइड है। तो एक बात और याद रखिए, कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से हमेशा ज्यादा होता है, और कितना, 2T/R ज्यादा होता है। T है सरफेस टेंशन और R है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये R है मेनिस्कस रेडियस, जो फ्री सरफेस बन के आया है उसका रेडियस, मेनिस्कस रेडियस। तो बताओ 1 का प्रेशर ज्यादा होगा कि 2 का, 1 का। तो P1 - P2 बराबर 2T/R। प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किसका, कॉनकेव साइड का, कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, राइट। आप जरा समझिए, और यहां पर अगला पॉइंट इसी के लिए, there is ascent in capillary tube, ascent in capillary tube। अभी हम लोग कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे। तो जब हम ग्लास का एक नैरो ट्यूब वाटर में डिप करते हैं तो उसमें वाटर कुछ हाइट ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ने को बोल रहे हैं असेंट। देयर इज असेंट इन कैपिलरी ट्यूब, यानी जब भी हम एक ग्लास का ट्यूब वाटर में डुबोएंगे तो वाटर उसमें कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है। तो देयर इज असेंट इन कैपिलरी ट्यूब।
एंगल ऑफ कांटेक्ट एक टर्म है यहाँ पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है जरा समझ लीजिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है मेनिस्कस पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है उस टेंजेंट का सॉलिड से, ये सॉलिड सरफेस है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर ये एंगल, टेंजेंट ने सॉलिड से लिक्विड के अंदर जो एंगल बनाया उसे बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बताओ ये एंगल 90 से कम है, तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री। इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री। तो आप चाहें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन कर दीजिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आप लिख लें एंगल विद द टेंजेंट, इसमें लिख लीजिए एंगल ऑफ कांटेक्ट में एंगल विद द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, एंगल with the tangent, angle with the tangent to the liquid surface, to the liquid surface, to the liquid surface makes with solid, makes with solid, makes with solid inside the liquid, makes with solid inside the liquid। यानी कोई तुमसे कहे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है तो क्या जवाब दोगे? बोलोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो लिक्विड सरफेस है, मतलब जो टेंजेंट है, उसने सॉलिड से लिक्विड के अंदर से कितना एंगल बनाया उसे हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। और वो बताओ इसके इसमें 90 से कम है, ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 एक्यूट एंगल, एक्यूट आ रहा है। तो पहले अब कुछ बातों को दिमाग बिठा लीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब भी एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा तो ऐसा लिक्विड जब सॉलिड में हम डालेंगे तो हमेशा मेनिस्कस कॉनकेव बनेगा। कैसा मेनिस्कस? कॉनकेव। ऊपर से सरफेस ऐसे दिखाई देगा, ऐसे पिचका हुआ, कॉनकेव, केव बन जाएगा। तो जब हम ऐसे लिक्विड को किसी सॉलिड में डालते हैं, जैसे हम वाटर को ग्लास में डालते हैं, तो यहां वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव स्ट्रांग है और वाटर वाटर पार्टिकल के बीच में कोहेसिव कमजोर है। तो हम देखते हैं कि वो वाटर ग्लास से चिपक जाता है और वो वाटर ग्लास को गीला कर देता है और मेनिस्कस कॉनकेव बनता है। और कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 2T/R ज्यादा होता है, जहां पे R रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है। और इस केस में जब भी एडहेसिव कोहेसिव से ज्यादा होगा, कैपिलरी एक्शन में लिक्विड राइज करेगा, देयर विल बी असेंट इन कैपिलरी ट्यूब। ओके, और एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल होगा। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें। अब मान लो ऐसा हो जाए, दूसरी संभावना, एडहेसिव जब ग्रेटर देन कोहेसिव रिजल्ट होगा, एडहेसिव जब कोहेसिव रिजल्टेंट ज्यादा होगा तो मेनिस्कस, ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी एडहेसिव कोहेसिव रिजल्टेंट से ज्यादा होगा मेनिस्कस कॉनकेव होगा। इसका एग्जांपल है वाटर इन ग्लास कंटेनर, और कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से 2T/R ज्यादा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड के अंदर अंदर टेंजेंट ने जो एंगल बनाया, टेंजेंट कहां पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। टेंजेंट ने सॉलिड से जो एंगल बनाया लिक्विड के अंदर, उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं, और वो यहां एक्यूट एंगल है, राइट। अब देखिए भाई, अब देखिए जरा, अब अगर ऐसा हो जाए, दूसरी संभावना इसे हटा दें, और जब भी एडहेसिव कोहेसिव के रिजल्ट से ज्यादा होगा, देयर विल बी राइज इन कैपिलरी ट्यूब, तो वाटर ग्लास के ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है। वो सब केसेस अभी आगे आएंगे, इन पे सवाल भी पूछे जाते हैं। अब दूसरा केस देखिए,
ध्यान दीजिए, दूसरी संभावना केस 2, ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ठीक है। इधर लग रहा था एडेसिव, इधर 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 ऐसे, तो इधर की तरफ आ रहा था नेट कोहेसिव रिजल्टेंट, ठीक। इसको हम ऐसे समझाएं, अगर ऐसा हो जाए कि कोहेसिव का रिजल्ट एडेसिव से ज्यादा, बताओ, अब ये बड़ा है और ये कम है, तो इनका रिजल्ट इसके अंदर आएगा, लिक्विड के अंदर आएगा, जो बड़ा फोर्स होगा उसके पास रिजल्ट आएगा। तो बताओ भाई, अब ऐसा दिखाएंगे, ये है कोहेसिव का रिजल्टेंट, ये था एडेसिव, तो रिजल्ट देखो अब यहां कहीं ये है एफ नेट, और नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा हमारा मेनिस्कस, यानी बताओ इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर ऐसे होगा टेंजेंट, ये टेंजेंट, और ये एंगल 90 होगा इतना, यानी बताओ ये टेंजेंट मेनिस्कस पे है, तो मेनिस्कस देखो इस पे ऐसे होगा, फ्री सरफेस ऐसे होगा, जब फ्री सरफेस ऐसे होगा तभी तो ये टेंजेंट बनेगा। तो अब देखो मेनिस्कस कैसा आया, तो अब देखो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, अगर कोहेसिव का रिजल्टेंट ग्रेटर देन एडेसिव, समझ जाइए कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये वाला पॉइंट देखो कॉन्वेक्स साइड का है, ये पॉइंट कॉनकेव साइड का है, कहां का प्रेशर ज्यादा होगा, पी कॉनकेव, कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स से ज्यादा होता है, तो कॉनकेव पॉइंट 2 है, कॉन्वेक्स 1 है, और ये ज्यादा होगा 2t/r, जहां पे r हमारा रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, यानी जो यहां पे ये बबल बन के आ रहा है फ्री सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, उसका रेडियस। इसका एग्जाम्पल है मरकरी इन ग्लास, जब हम मरकरी को ग्लास में डालते हैं तो इसका जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन के आता है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते थे, सॉलिड से टेंजेंट तक लिक्विड के अंदर एंगल, ये एंगल आएगा, सॉलिड से लिक्विड के अंदर से घूमेंगे, ये ना ले लेना, हमेशा एंगल लेंगे लिक्विड के अंदर से, तो यहां पूरे में ये मरकरी है, यहां ये पूरे मरकरी है ऐसे, तो सॉलिड से टेंजेंट तक यानी मेनिस्कस तक लिक्विड के अंदर अंदर जो एंगल आएगा, ये एंगल है पूरा इतना, दिस वन, तो बताओ ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, और यहां लिखेंगे देयर विल बी डिसेंट इन कैपिलरी ट्यूब, देयर विल बी डिसेंट इन कैपिलरी ट्यूब। आगे हम लोग कैपिलरी एक्शन पढ़ते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब में हमको लिक्विड नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, तो जब हम मरकरी में ग्लास का ट्यूब डुबोते हैं तो मरकरी फ्री सरफेस से और नीचे चला जाता है, लेवल फॉल कर जाता है, और इस केस में लिक्विड विल नॉट बैट द सॉलिड, लिक्विड विल नॉट बैट द सॉलिड, ये लिक्विड से चिपकेगा नहीं। नोट कर लीजिए, कोई डाउट, अब समझिए जरा, इसे नोट करें। अब तीसरी संभावना देखेंगे, एक केस में हमने लिया कि एडेसिव ग्रेटर देन कोहेसिव, एक केस में हमने लिया कोहेसिव ग्रेटर देन एडेसिव, अब मैं लेने जा रहा हूं अगर एडेसिव इक्वल टू कोहेसिव हो जाए तब क्या होगा, तो इसे हटा दें। देखो बेटा,
तीसरी संभावना देखो बेटा, तीसरी संभावना, अगर ऐसा हो जाए एडेसिव जस्ट इक्वल टू कोहेसिव, एडेसिव जस्ट इक्वल टू कोहेसिव रिजल्ट। तो ध्यान दो बेटा, ये वो पार्टिकल था, ये वाला, इधर लग रहा एडेसिव, इधर लग रहा कोहेसिव रिजल्ट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो नेट फोर्स आता है वो सॉलिड के अलोंग ऐसे आ जाता है, ये आया रिजल्टेंट नेट फोर्स। इन दोनों का रिजल्ट सॉलिड सरफेस के अलोंग आ जाता है, और सॉलिड सरफेस के अलोंग अगर आया तो जरा बताओ तुम मुझे, ये बताओ टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट अब ऐसे होगा, और टेंजेंट अगर ऐसे होगा तो बताओ लिक्विड का ये जो मेनिस्कस होगा वो प्लेन मेनिस्कस होगा। अब ये लिक्विड ऐसे होगा, ऐसे, यानी इस केस में हम क्या देखेंगे, प्लेन मेनिस्कस, प्लेन मेनिस्कस, प्लेन मेनिस्कस। इसका जो एग्जाम्पल है वो है वाटर इन सिल्वर कंटेनर, वाटर इन सिल्वर कंटेनर। जब आप वाटर को सिल्वर कंटेनर में डालते हैं तो मेनिस्कस प्लेन बनता है, वाटर इन सिल्वर कंटेनर। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट 1 पॉइंट ले लें, यहां एक पॉइंट 2 ले लें, जवाब दो। अगर ये प्लेन बाउंड्री है तो 1 पॉइंट का प्रेशर और 2 पॉइंट का प्रेशर अब बराबर होगा, जबकि याद करो कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स से हमेशा 2T/r ज्यादा होता था। अब ये प्लेन की रेडियस इनफाइनाइट हो गई तो 2T/r 0 हो गया, तो प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं बचा, राइट। अब देखो भाई, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते थे, सॉलिड से टेंजेंट का एंगल लिक्विड के अंदर, ये एंगल सॉलिड से टेंजेंट तक गए एंगल आया 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा 90 डिग्री। और जब हम किसी सिल्वर ट्यूब को वाटर में डिप करते हैं तो उसमें कोई भी कैपिलरी एक्शन नहीं देखा जाता है, नो कैपिलरी एक्शन। नो कैपिलरी एक्शन का मतलब ना तो वाटर सिल्वर के ट्यूब में ऊपर चढ़ता है ना नीचे जाता है। याद करो, जब ग्लास को वाटर में डिप करते थे तो वाटर ऊपर चढ़ जाता था, असेंट होता था कैपिलरी ट्यूब में। जब ग्लास ट्यूब को मरकरी में डुबोते थे तो मरकरी नीचे चला जाता था। अब ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। और जब हम सिल्वर ट्यूब को वाटर में डिप करते हैं तो कोई कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, ना वाटर ऊपर चढ़ेगा ना नीचे जाएगा। आई थिंक क्लियर। और यहां देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, 90, और 90 एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो मेनिस्कस कैसा, प्लेन मेनिस्कस। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे बोल रहे हैं बताओ, सॉलिड से टेंजेंट का एंगल लिक्विड के अंदर अंदर। ओके, अब एक बात और समझ लो बेटा, ये हमारा मेनिस्कस है, मान लो ऐसे, ऐसे मेनिस्कस है, ठीक। इस मेनिस्कस पे ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट, ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक। ये मेनिस्कस वास्तव में एक ऐसे कंप्लीट बबल ऐसे बनता, ऐसे, ठीक है, समझना। ये वास्तव में एक बबल बनना चाहता था लेकिन पूरा बबल बन नहीं पाया। ये एक स्फेरिकल बबल है वास्तव में, ऐसे ऐसे एक बबल बनाना चाहता था, ये कंप्लीट बबल बनाना चाहता था, ऐसे ऐसे कंप्लीट बबल ये क्रिएट करना चाहता था। इसका जो सेंटर होगा बताओ वो यहां कहीं होगा, किसका, बबल का। तो इसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये कैपिटल आर। अच्छा, ये जो ट्यूब होगा, ये ट्यूब, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, सी डैश, और ये रेडियस स्मॉल आर होगा, ट्यूब रेडियस, ये स्मॉल आर होगा ट्यूब रेडियस। और ये हमारा टेंजेंट का सॉलिड से एंगल लिक्विड के अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखो बेटा, इस सॉलिड का परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल और इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर ये रेडियस, क्योंकि ये टेंजेंट स्फीयर पे है, इस स्फीयर पे ये टेंजेंट है तो इसका परपेंडिकुलर ये रेडियस।
तो ये एंगल भी थीटा। तो आप जरा देखिए कैपिटल आर का कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा। कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा, जहां पे कैपिटल आर है मेनिस्कस रेडियस। मेनिस्कस रेडियस मतलब जो बबल बन रहा है उस बबल का रेडियस, और जो स्मॉल आर है वो है ट्यूब रेडियस। ट्यूब रेडियस। और जो थीटा है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो जरा सोचो, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री, इसका क्या मतलब, कैसा मेनिस्कस। तो याद करो, अभी भी पढ़ के गए कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता था तो मेनिस्कस कॉनकेव होता था। तो यहां पे भी ये 0 90 से तो कम ही है, तो मेनिस्कस कॉनकेव ही बनेगा, कॉनकेव मेनिस्कस। लेकिन थीटा 0 कब आएगा, थीटा को 0 रखो तो थीटा 0 तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यानी ट्यूब की रेडियस और जो बबल बन रही है उसकी रेडियस बराबर, यानी यही कैपिटल आर यही स्मॉल आर। इसका मतलब यही तो हुआ कि ये सी और सी डैश एक ही जगह पे हो जाए, दोनों का सेंटर कोइंसाइड। इसका मतलब समझो, इसका मतलब सॉलिड पे जो टेंजेंट ड्रॉ करें, सॉरी जो हम मेनिस्कस में टेंजेंट ड्रॉ करें वो सॉलिड के अलोंग ही आए। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 कब होगा, जब हम इस बबल पे टेंजेंट ड्रॉ करें वो ऐसे आए। इसका मतलब वो स्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसी हो, ध्यान देना, ऐसी ऐसी। बताओ ये कैसी है, हेमीस्फीयर। तो यहां आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट और यही सॉलिड, तो यहां थीटा 0, यही टेंजेंट है, यही हमारा टेंजेंट है और यही हमारा सॉलिड भी है, यानी टेंजेंट सॉलिड के अलोंग आने लगा। तो ये सेंटर बताओ बबल का भी है और यही सेंटर ट्यूब का भी है। तो बताओ यही रेडियस हमारी कैपिटल आर है और यही रेडियस हमारी स्मॉल आर है। और चाहे तो यहां तुम थीटा 0 रख के चेक कर लो। लेकिन अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता था, cos 90 से, तो ये वैल्यू बताओ 1 से कम ही होगी, और 1 से कम होगी तो स्मॉल आर कम कैपिटल आर ज्यादा। लेकिन अगर थीटा 0 है तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर। इसका मतलब ये जो मेनिस्कस है ये एग्जैक्ट हेमीस्फीयर, हेमी स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल कॉनकेव मेनिस्कस। मेनिस्कस तो अभी भी कॉनकेव है, लेकिन ये हेमी स्फेरिकल कहा जाएगा, हेमीस्फेरिकल कॉनकेव मेनिस्कस। नोट कर लीजिए। नोट करें और इस पर पहले एक सवाल करेंगे। एक सवाल करें, find the maximum possible mass, find the maximum possible mass of greased needle, find maximum possible mass of greased needle floating floating on water surface, floating on water surface, floating on water surface। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ ग्रीस्ड नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। आप उसका लेंथ L लिख लीजिए, वाटर का सरफेस टेंशन T लिख लीजिए। नीडल का लेंथ है L और वाटर का सरफेस टेंशन T लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन क्या है पहले इस बात को जरा समझा जाए।
समझिए जरा क्या मतलब है। कह रहे हैं ये मान लो एक नीडल है, हमने इसमें ग्रीस लगा दिया है, ग्रीस नीडल, और इसको वाटर सरफेस पे, ये आयरन का नीडल है, ये आयरन नीडल है, अगर हम इसमें ग्रीस ना लगाते और इसको सीधा वाटर पे डाल देते डूब जाता, सिंक कर जाता, क्योंकि सरफेस टेंशन इसके एमजी को बैलेंस नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम इसको ग्रीस लगा करके वाटर में डालते हैं तो हम देखते हैं ये नीडल तैरने लगता है। तो कह रहे हैं कितना मैक्सिमम मास उस नीडल का हो सकता है जो वाटर सरफेस पर फ्लोट कर सके। तो समझो जरा, मतलब मैं तुमसे कहूं ये वाटर सरफेस है, मान लो ऐसे, ध्यान देना ये वाटर सरफेस है ऐसे, जब हम इसमें ये नीडल डालेंगे, ये मार्कर को आप नीडल समझिए, ऐसे डाल रहे हैं, तो ये मान लो इसका ये क्रॉस सेक्शन ऐसे, ये इसका क्रॉस सेक्शन सामने से देख रहे हैं आप। तो जब ये यहां गिरेगा तो इसकी जो सरफेस है ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये वाटर ऐसे हो देखने को मिलेगा आपको, ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड सरफेस हो जाएगा, राइट। और क्लियर समझाएं तो देखो जरा, थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, हालांकि इतना ज्यादा होता नहीं डिस्टॉर्टेड, ऐसे, ये ऐसे है, और इसको मैं अगर इसका 3D पूरा दिखाएं तो ऐसे, ये हमारा वो नीडल है, ठीक है। इस नीडल को हमने ऐसे रखा है, ऐसे सामने से देख रहा हो तो तुमको ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, राइट। तो देखो ये नीडल जो है एल लेंथ का है, ये पूरा लेंथ इसका एल है, और हमें इसका मैक्सिमम मास निकालना है, ये एम हमसे इसका पूछ रहे हैं कितना मास इसमें फ्लोट कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, हमने बताओ माना इसमें, बताओ इधर क्या लग रहा होगा, ऐसे एम जी। तो देखना सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो इसके लेंथ पर ऐसे ऐसे फोर्स आएगा, और वो होगा T इंटू एल। समझ लो पहले कैसे लग रहा होगा, वो इस पर ऐसे, जहां जहां ये लिक्विड कांटेक्ट में होगा ऐसे ऐसे, हर यूनिट लेंथ पे T लग रहा होगा, पूरी एल लेंथ पे T इंटू एल लग रहा होगा। जैसे ये नीडल है इधर ऐसे सरफेस पर, तो पूरी एल लेंथ पर लगेगा T इंटू एल। एकदम इधर भी देखो ऐसे लग रहा होगा, ऐसे हर यूनिट लेंथ पे T, इस तरफ से ऐसे, इस तरफ से भी लग रहा होगा, हर यूनिट लेंथ पे T। तो बताओ पूरी लेंथ L है, तो ये फोर्स ऐसे होगा, और ये फोर्स हो जाएगा T इंटू एल, T इंटू एल। हमने मान लिया इसका वर्टिकल से एंगल इधर थीटा, इधर भी थीटा। तो जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहले तो ये क्लियर करो, ये T इंटू एल हमने कैसे लिख दिया ये समझो पहले। यार ये नीडल ऐसे डूबा, तो ये पानी है यहाँ, ऐसे डूबा, या ऐसे आ रहे होंगे कंपोनेंट ऐसे, इसकी लेंथ में यहां से लेके यहां तक ऐसे ऐसे ऐसे, T इंटू एल, यानी T इंटू वन, तो पूरे एल लेंथ पे हो गया T इंटू एल, ऐसे इस तरफ लग रहे होंगे। तो बताओ जरा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट 2F का कॉस थीटा इसके mg को बैलेंस करेगा, ये फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, 2F cos थीटा बैलेंस कर लेगा mg को। तो बताओ बेटा, 2F की वैल्यू T इंटू एल कॉस थीटा बराबर mg, हमको यहां से m ही तो निकालना है, आंसर आ गया 2TL cos थीटा अपॉन g, ये आंसर। लेकिन उन्होंने हमसे कहा मैक्सिमम m कितना हो सकता है, तो बताओ m की मैक्सिमम वैल्यू, फॉर m टू बी मैक्सिमम, बताओ ये m मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम 1 हो जाए। तो बताओ जो मास आएगा मैक्सिमम वो हो सकता है 2TL/g, ये आंसर होगा। इतना मैक्सिमम मास नीडल का सरफेस पर फ्लोट कर सकता है, यानी ये थीटा 0 हो जाए, राइट। नोट कर लीजिए, थीटा के हिसाब से मास वेरी करेगा, तो मैक्सिमम मास इतना नीडल का फ्लोट कर सकता है। आप इसे नोट करें।
हो गया। हेडिंग डालिए फ्री सरफेस एनर्जी, हेडिंग डालिए फ्री सरफेस एनर्जी। ठीक है, यहां से हम लोग अगले लेक्चर में एक क्लास में इसमें और लूंगा जिसमें फ्री सरफेस एनर्जी, कैपिलरी एक्शन, बहुत सारे केसेस हैं सोप बबल वगैरह के, तो वो सब केसेस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक क्लास में और लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।